हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए जो 90 डेज का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, उसमें आज जीके का डे 5 है, जो मिस्ड क्वेश्चन का और कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि और एक मेरे दोस्त जो है अमित सर, वे हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जो टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाएंगे। तो उन वीडियो को भी देखें, उधर से आपका जीके कवर हो जाएगा, इधर से एमसीक्यू कवर हो जाएगा। मैंने जीके आपको पूरा अच्छी तरह से कवर किया जाएगा और मैं करंट अफेयर भी डालता हूँ, मैथ रीजनिंग सब कुछ। मैंने आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे एग्जाम के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आप एकदम लगे रहिए, कंटिन्यू वीडियो को देखें और कंसेप्ट को सीखें, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। प्लस मैं टेस्ट भी आप लोगों को वीकली डालता हूँ 50 क्वेश्चन का, जिससे आपको टेस्ट से भी बेनिफिट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स का स्थापना जो हुआ था जून में 2006 में हुआ था। यह पूछा जाता है कि ब्रिक्स का स्थापना मैंने ब्रिक्स कब फाउंड किया गया था, ब्रिक्स का फाउंडेशन फाउंड कब हुआ था, मैंने स्थापना कब हुआ था? तो जून 2006 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। ठीक है, अब पूछा जाता है कि फाउंडर कंट्री कौन था, मैंने संस्थापक देश कौन कौन था? तो चाइना, रूस, भारत और ब्राज़ील, ये 4 कंट्री है। लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो साउथ अफ्रीका कब जुड़ा उसको भी देखेंगे। लेकिन आपको पूछा जाए कि फाउंडर कंट्री में संस्थापक देश कौन है, तो चाइना, रसिया, इंडिया और ब्राज़ील। ये आपको जानना है। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर 2010 मैंने बिफोर 2010 इट ओनली 4 कंट्रीज इन ब्रिक्स। ब्रिक्स नहीं था, मैंने 2010 से पहले ब्रिक था, BRIC, बट साउथ अफ्रीका ज्वाइन ब्रिक 2010 एंड इट कंप्लीट ब्रिक्स। मैंने 2010 से पहले ब्रिक्स में केवल 4 देश थे, किंतु दक्षिण अफ्रीका के 2010 में शामिल होने से ब्रिक्स की संख्या 5 हो गई। तो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिक्स में कौन कौन कंट्री आते हैं ब्रिक्स में। तो अगर मान लीजिए एक ऑप्शन हटा देगा, बाकी आपको 5 पता होना चाहिए, तभी तो आप जो इनकरेक्ट है उसको आप टिक कीजिएगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे टिक करेंगे, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउथ अफ्रीका अटेंडेड द 3rd ब्रिक्स समिट 2011 इन साइना, चाइना। ठीक है, एज ए फुल मेंबर। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका जो थे 3rd ब्रिक्स समिट जब हुआ था 2011 में, तब वे जुड़ गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका एक पूर्ण सदस्य के रूप में चीन के साइना में आयोजित ब्रिक्स के 3रे शिखर सम्मेलन 2011 में भाग लिया। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2011 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से जुड़े थे। पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था जब साउथ अफ्रीका जब जुड़े थे, ब्रिक्स से ब्रिक्स हुआ था, तो उस समय वो जो सबमिट हुआ था कहाँ हुआ था और वो कौन सा सबमिट था? तो आपको याद रखना कि 3rd ब्रिक्स सबमिट था और वो चाइना में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स सबमिट टोटल अभी तक मैंने 2019 तक जो है 11 सबमिट हो चुका है। 11 सबमिट टोटल सम्मेलन जो था ब्रिक्स का सम्मेलन, कुल सम्मेलन 11 हो चुका है। और द फर्स्ट सबमिट आपको पता होना चाहिए कि पहला जो सबमिट था वो कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट सबमिट जो हुआ था 2009 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फर्स्ट सम्मेलन 2009 में रूस के यूकेटेरिनबर्ग में हुआ था। यूकेटेरिनबर्ग रसिया में है, जो 2009 में पहला सबमिट हुआ था। और सेकेंड सबमिट जो था वो ब्राज़ील में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये फर्स्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि पहला सबमिट हुआ था ब्रिक्स का, वो कहाँ हुआ था? तो आपको रसिया में हुआ था। रसिया के किस में हुआ था? तो यूकेटेरिनबर्ग एक जगह है रसिया में, वहाँ हुआ था। चलिए अब, और 2 ब्रिक्स समिट इन इंडिया। अब पूछा जाता है कि इंडिया में कौन कौन सा ब्रिक्स समिट हुआ है। मैंने भारत में ब्रिक्स के 2 सम्मेलन हुए हैं। मैंने भारत में 2 सम्मेलन हुआ है अभी तक। ठीक है, और तो जानते हैं कौन कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो चौथा सम्मेलन जो 2012 में हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और जो 2016 में हुआ था 8वां सम्मेलन वो गोवा में हुआ था। तो गोवा भारत में,
तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में ब्रिक्स सम्मेलन 2 बार हुआ है अभी तक, 4th समिट और 8th समिट 2012 और 2016। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि 9वां समिट जो है, 9th समिट कब हुआ था? 2017 में जाइमेन चाइना में, सियामेन, ठीक है, जो चाइना में। और 10वां समिट जो हुआ था साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में हुआ था। और 11वां समिट जो हुआ था ब्राज़ील में हुआ। और 12वां समिट रसिया में हुआ। अभी तक 13 समिट हुआ नहीं है, लेकिन डिसाइड हो गया है कि भारत में होगा, लेकिन कब होगा वो डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, और देखिए जो 12वां समिट है अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला था कब? जो 12वां समिट था वो होने वाला था 21 और 23 जुलाई 2020। लेकिन कोविड 19 के कारण अभी तक नहीं हो पाया है, तो अभी तक नहीं हुआ है। देखिए कब तक होगा। ठीक है, तो आपको पता रखना है अभी तक कितना समिट हुआ, 11 समिट हुआ है। 12वां समिट कोविड 19 के कारण नहीं हुआ, जो 21 से 23 जुलाई के बीच होने वाला था रसिया में। और अभी डिसाइड कर दिया गया है कि जो 13 समिट होगा भारत में होगा, लेकिन कब होगा वो डिसाइड नहीं किया गया। इतना जानकारी आपको ब्रिक्स से मिलती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन को, देखते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे आज। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मेटल्स? धातुओं के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो मेटल आर हैवी एंड प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। माने धातु भारी होते हैं और किसी वस्तु के साथ अगर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मरकरी मेटल इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी धातु कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। तीसरा ऑप्शन मेटल हैव हाई डेंसिटी, धातुओं के उच्च घनत्व होते हैं। और मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, मैंने धातुओं को पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें पूछा है कि मेटल के बारे में कौन सा गलत है। देखिए पहला वाला जो भी सही है, दूसरा वाला, तीसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है। ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, द्रव्य होता है, द्रव्य। ठीक है, तो लिक्विड को द्रव्य बोलते हैं हिंदी में। तो जो मरकरी मेटल होती है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, जो पूछा गया है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ए ब्राउन कोल? अब ब्राउन कोल किससे कहते हैं? मतलब निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, कौन सा कोयला में ज़्यादा कोक होता है, सब पता होना चाहिए, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो ब्राउन जो होता है वो लिग्नाइट ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्राउन कोल होता है। पीट क्या होता है? पीट में क्या होता है? लो ग्रेड बोलते हैं इसको, लो ग्रेड कोयल, जिसमें लो ग्रेड कोल। और एंथ्रासाइड जो होता है वो हाई ग्रेड होता है, माने इसमें कार्बन की मात्रा, माने अच्छा कोयला जिसको बोलते हैं, बेहतर कोयला, उसको एंथ्रासाइड को बोलते हैं हाई ग्रेड कोल। मतलब जिसको हम बोलते हैं बेहतर कोयला, जो कोयला अच्छा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, माने जो कोयला अच्छा होता है उसको बोलते हैं हाई ग्रेड कोल, और जो लो क्वालिटी वाला होता है उसको बोलते हैं लो ग्रेड। तो पीट जो होता है आपका लो ग्रेड होता है, और एंथ्रासाइड जो होता है हाई ग्रेड होता है। और बिटुमिनस क्या होता है? जो हम डोमेस्टिक फील्ड में यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए घर में, उसको हम बिटुमिनस कोल बोलते हैं। तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो घर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक फील्ड, हम बिटुमिनस कोल को यूज़ कर सकते हैं। और जो कोल माइंस है झारखंड में, धनबाद में जो है कोल का बहुत बड़ा माइंस है। तो धनबाद झारखंड भी आपको याद रखना है, जो कोल का माइंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का गैस मिश्रण को क्या कहा जाता है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, यानी कि प्रोड्यूसर गैस। आपको पूछेगा कि आपका वाटर गैस क्या होता है, तो वाटर गैस भी जानते हैं। तो वाटर गैस जो होता है उसमें होता है CO प्लस H2। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर गैस जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है। और अगर वाटर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और अगर कोल गैस की बात करें तो कोल गैस में क्या होता है? तो कोल गैस में आपको क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, मीथेन होगा, CH4 प्लस वाटर, ये 3 चीज़ आपका होगा। तो ये आपको इतना जानकारी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट डाउन विथ द हेल्प ऑफ नाइफ? मैंने चाकू की मदद से निम्न में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी, गैलियम को।
तो ऑप्शन डी जो होगा आपको सही होगा, क्योंकि चारों को हम काट सकते हैं, ठीक है। और जो गैलियम होता है, गैलियम जो होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। जब कमरे में रखते हैं उसको, कमरे के तापमान में, तो रूम टेम्परेचर में जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब द्रव्य लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये आपको इतना याद रखना है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्टिविटी। रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार घटते क्रम में निम्नलिखित धातुओं को व्यवस्थित करें। मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि केमिकल रिएक्टिविटी जो होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्टिव होता है, पोटेशियम जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम को हम के रिएक्ट करते हैं, ये मोर रिएक्टिव होता है, और गोल्ड को AU से रिएक्ट करते हैं, वो लेस रिएक्टिव होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखिए गोल्ड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन दिया हुआ है। तो आप देखिए कि पोटेशियम मैंने इस तरह क्रम में सजाना है, इस तरह मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पोटेशियम तो 1 नंबर में होगा, क्योंकि पोटेशियम मोर रिएक्टिव होता है, और गोल्ड जो होता है लेस रिएक्टिव, मतलब कम रिएक्टिव होता है। तो आपको देखना है कि पोटेशियम ऑप्शन 1, A और 4 किस में दिया हुआ है। मैंने 1 नंबर फर्स्ट में 1 मैंने पोटेशियम, और लास्ट में गोल्ड, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं, अगर आपको पता नहीं है कि मैग्नीशियम आयरन में कौन बड़ा है, ज़्यादा है, कौन बड़ा लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता है कि पोटेशियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, और गोल्ड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, तो आप इससे डायरेक्टली आंसर को कर सकते हैं। इसीलिए आप दिमाग लगाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको बहुत कुछ पता भी नहीं होगा फिर भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आप देखते हैं कि विक्रम साराभाई जो बहुत ही स्टैटिक जी के क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई का स्पेस सेंटर कहाँ है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो केरला में है। कहाँ पर है, केरला। केरला में कहाँ पूछा जाएगा, केरला में कहाँ, त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल वर्क्स ऑन द थ्योरी ऑफ फायर एंड फॉरगेट। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ऑप्शन दिया ब्रह्मोस, आकाश, नाग, पृथ्वी। तो आपका नाग आंसर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में, जैसे ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को का मिलन को ही बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र प्लस मॉस्को जो रसिया में, ठीक है। तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र प्लस मॉस्को ब्रह्मोस होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको पता करना है कि इंडिया में जो मिसाइल है, इंडिया का मिसाइल का नाम पता करना है, जो डिक्रीज जो सबसे पहले कौन आया था, फिर बाद में कौन आया था, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से पटना लिखते हैं। पटना क्या, जो बिहार की राजधानी है, पटना, ठीक है। तो पटना, तो क्या है कि हम जो भारत में कौन कौन सा मिसाइल मैंने किसी के बिना किसी की मदद से लॉन्च मैंने अपने आप लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले पी से क्या, पृथ्वी, पी से पृथ्वी, ए से क्या, अग्नि, ठीक है। टी से क्या होगा, त्रिशूल, ठीक है। उसके बाद एन से क्या होगा, नाग, और ए से क्या होगा, आकाश, ठीक है। इतना आपको जानकारी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फ्लोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंध है। तो देखिए आपको इस, जैसे घर में ईंट होता है, तो ईंट पर नाच, ईंट पे नाच ट्रिक से हम इसको याद करवा देंगे कि आपको ईंट पर नाच, ठीक है। तो ईंट पर नाच, तो ईंट पर नाच मतलब इलेक्ट्रॉन कौन कैच, जैसे थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन और टॉ से थॉमसन, पी से क्या, प्रोटॉन, रेदरफोर्ड, और नौ से न्यूट्रॉन, चार्विक। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पूछा गया इलेक्ट्रॉन मतलब ईंट पर नाच, ई इलेक्ट्रॉन, और टी से थॉमसन, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता प्रोटॉन का रेदरफोर्ड, तो प्रोटॉन का हो जाएगा, प्रोटॉन का रेदरफोर्ड, और नाच मतलब न्यूट्रॉन का हो जाएगा चार्विक, तो यहाँ न्यूट्रॉन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द साउंड वेव इनसाइड द वाटर। पानी के भीतर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, और हाइड्रोफोन। तो इसका आंसर जो होगा, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, तो आपको
वो हाइड्रोमीटर यूज करते हैं साउंड वेव को वाटर में मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हाइग्रोमीटर क्या करता है, जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है। अगर सिस्मोग्राफ की बात करें तो किसको, अर्थक्वेक को मेजर करता है। अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। और अर्थक्वेक को किससे मेजर किया जाता है, रिचर स्केल के नाम होता है, रिचर स्केल, रिचर स्केल, अर्थक्वेक मेजर बाय रिचर स्केल। तो रिचर स्केल की मदद से हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और लैक्टोमीटर क्या होता है, तो लैक्टोमीटर मतलब मिल्क की शुद्धता, मतलब प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क की शुद्धता कि मिल्क कितना शुद्ध है उसको मेजर करते हैं तो लैक्टोमीटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ रडार, रडार निम्नलिखित में से कौन सा रडार का गुण है, तो लोकेटिंग सबमरीन, पनडुब्बियों को ढूंढना, रिसीविंग सिग्नल इन रेडियो रिसीवर, रेडियो रिसीवर में संकेत प्राप्त करना, और लोकेटिंग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मैंने भू स्थिर उपग्रहों का ढूंढना, और डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने वस्तुओं की स्थिति पर पता लगाना और ढूंढना, मैंने वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना ढूंढना। तो इससे पूछा कि रडार का मेरिट्स क्या है, मेरिट्स मतलब कि उसका गुण क्या है, कौन सा रडार का गुण है, तो डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने वस्तुओं की स्थिति का पता लगाना और ढूंढना, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब रडार जो है, रडार इसका डिस्कवर कौन किए थे, तो 1922 में यूएसए यानी कि अमेरिका के साइंटिस्ट है टेलर, टेलर और यंग। टेलर का नाम डॉक्टर एस टेलर जानते हैं, डॉक्टर एस टेलर, और जो यंग है एलसी यंग, ये दोनों ने मिल के रडार का इन्वेंशन किए थे, ठीक है। इतना आपको पता रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स ऑफ अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, मतलब वास्तविक मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 206 हड्डियां होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय आपका 300 होते हैं, तो हड्डी नहीं होता, वो कार्टिलेज बोलते हैं, मतलब मांस टाइप, कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। जो जब वो फिर आदमी जब ग्रो करता है, मैंने चाइल्ड जब ग्रो करता है, मैंने बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसका जो मांस होता है तो क्या होता है, हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, तब घट जाता है। तो ये पूछा जाता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब अडल्ट हो जाते हैं तो उसमें कितना हड्डी घट जाता है, मतलब मांस जो होता है घट जाता है, यानी कि 94 जो होगा, 300 में अगर 206 माइनस करेंगे 94 जो होता है वो मांस जो हड्डी कम हो जाता है, यानी कि 94 जो है 94 कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन विल लूज देयर कॉन्शियसनेस इफ ब्लड विल स्टॉप फ्लोइंग टू द ब्रेन, अगर रक्त मस्तिष्क में बहना बंद हो जाए तो कितनी देर में इंसान अपनी चेतना खो देगी, तो 5 सेकंड, क्या होगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 5 मिनट। तो 5 सेकंड में अगर आदमी का अगर ब्लड स्टॉप हो जाए तो वो ब्रेन तक जाने में तो वो आदमी चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा बॉडी का बात करें, पूरा बॉडी में कितना ट्रेवल करता है पूरा मानव शरीर में, तो 20 सेकंड लगता है, लेकिन ब्रेन तक जाने में 5 सेकंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपाटाइटिस इज ए डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय, हेपाटाइटिस एक बीमारी है जिसका कारण क्या है, तो हेपाटाइटिस जो होता है वो वायरस के कारण होता है, ठीक है, वायरस के कारण हेपाटाइटिस होता है। और एड्स जो होता है, एड्स भी आपका वायरस के कारण ही होता है। लेकिन हेपाटाइटिस ए और बी, और हेपाटाइटिस ए बी और इसको अगर हमको चेक करना है तो किसके द्वारा हम करते हैं, इलिसा टेस्ट बोलते हैं, इल्सा टेस्ट, इल्सा टेस्ट, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। आप पूछेगा, कोई एग्जाम में पूछा गया कि वायरस का पूरा नाम क्या होता है, वायरस का, तो वायरस का भी फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एक तो एड्स के लिए भी किया जाता है और हेपाटाइटिस ए और बी के लिए। और वायरस का पूरा नाम क्या है, द वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। और इलिसा का फुल फॉर्म क्या है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, इतना आपको जानकारी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन
सही से मेल नहीं खाता है। देखिए विटामिन सी जो होता है किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी। कार्बोहाइड्रेट में क्या, आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मैंने पोटेटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, और मक्खन मैंने बटर, फैट मैंने वसा, तो ये भी बटर बटर फट रिलेशन होता है, फैट मैंने मोटा वसा, ठीक है। लेकिन हेमोग्लोबिन स्किन से रिलेटेड नहीं लगता है। हेमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, हेमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, स्किन से, मतलब स्किन नहीं होता है। हेमोग्लोबिन की जगह क्या होना चाहिए, या स्किन की जगह पर लीवर होना चाहिए, लीवर, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन क्या है, तो हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में, ब्लड रेड क्यों होता है, ब्लड जो होता है लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल दिखता है। और हेमोग्लोबिन क्या एक तरह का प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं की आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। सुसाइडल बैग के नाम से कौन सा जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा लाइसोसोम होगा। सुसाइडल बैग मतलब आत्मथैली, आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। अब बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कोशिकाओं, कोशिकाओं का घर मैंने पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, मतलब प्रोटीन को बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ देखते हैं कि ज्योग्राफी माउंटेन के बारे में, ज्योग्राफी ऑनलाइनर है जो माउंटेन पर्वत के बारे में। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली रेंज जो है राजस्थान में, वो सबसे पुरानी है, ठीक है। विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, अब यंगेस्ट पूछा मैंने, भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय जो 8,848 मीटर की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, और हिमालय जो है क्या, हिमालय क्या न्यू फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, जो कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो माउंट केटू जो सेकेंड इन द वर्ल्ड है, माउंट केटू जो है भारत में सबसे बड़ा माउंटेन पीक है, लेकिन वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन में है, ठीक है। इन विच स्टेट इज कंचनगंगा पीक लोकेटेड, कंचनगंगा पीक कहाँ पर है, तो सिक्किम में है, लेकिन कुछ भाग जो है उसका नेपाल में भी है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कंचनगंगा का जो हाइट है कितना है, 5,892 मीटर है कंचनगंगा का, और कुछ भाग जो है नेपाल में भी है, ठीक है। जो माउंट केटू जो है कहाँ पर है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, और इसका जो इसका हाइट जो है माउंट केटू का 8,811 मीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और माउंट एवरेस्ट को और नाम से जाना जाता है। देखिए माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, एक तो होता है सागर माता, सागर माता के नाम से जाना जाता है, और गोल्ड ऑस्टिन, गोल्ड ऑस्टिन, और थर्ड पोल ऑफ अर्थ, तो थर्ड पोल ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है किसको, माउंट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है, गोल्ड ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, और थर्ड पोल ऑफ अर्थ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु शिखर पीक लोकेटेड, गुरु शिखर पीक कहाँ पर लोकेटेड है, मैंने गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान अरावली रेंज में स्थित है। और ये भी पता होना चाहिए कि माउंट आबू है जो कहाँ पर है, गुरु शिखर वहीं पर है, अरावली रेंज में माउंट आबू है। तो माउंट आबू में एक मंदिर है जिसका नाम है जैन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसमें दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ है, माउंट आबू में है, अरावली रेंज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मैंने भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट के किस हिस्से पर स्थित है, उत्तरी हिस्से पे, नॉर्दर्न। इन विच स्टेट इज द पीर पंजाल रेंज लोकेटेड, पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। विच इज द हाईएस्ट पीक इन कुमायूं हिमालय, मैंने कुमायूं हिमालय में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो नंदा देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी। कुमायूं हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड,
उत्तराखंड में। पंजाब हिमालय लाइज बिटवीन विच रिवर, पंजाब हिमालय किन नदी के बीच स्थित है? तो इंडस और सतलज, और हिंदी में बोले तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में। तो पंजाब हिमालय किस नदी के बीच में है? सतलज और सिंधु नदी के। उसका जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। कमायू हिमालय लाइज बिटवीन, मतलब कमायू हिमालय किन नदी के बीच स्थित है? तो सतलज और काली रिवर, मतलब सतलज और काली रिवर के बीच में। इसका लेंथ है आपका 320 मीटर। इसके ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे कौन कितना लंबा है। ठीक है, देखिए, नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन विच रिवर, तो नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो काली और तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के बीच में जो है नेपाल हिमालय है, जो 800 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और आसाम हिमालय लाइज बिटवीन विच रिवर, तो आसाम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो तीस्ता और दियांग, तीस्ता और दियांग नदी के बीच में हिमालय, आसाम हिमालय लाई करता है, मतलब स्थित है, जो 720 किलोमीटर है। अब देखिए, इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। नापाक, नापाक, ठीक है, ठीक है, तो नापाक, अब इसको लिख सकते हैं ना पाक। ठीक है, तो एन से क्या हो गया? नेपाल हिमालय, जिसका सबसे ज़्यादा होता है कितना? 800 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आसाम हिमालय, आसाम हिमालय 720। पाक अब पी से पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कितना होता है? 560। और कमाई हिमालय 320। तो इस तरह आप इसको याद रखते हैं, कौन सा हिमालय कितना ज़्यादा लंबाई है। तो नापाक याद रखना है। एन से क्या होता है? नेपाल हिमालय जो 800 किलोमीटर का है, और आसाम हिमालय जो है 720 किलोमीटर का है, पंजाब हिमालय 560 का है, और कमाई हिमालय 320 का है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा इसे तो दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF और टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, PDF भी मिल जाएगा, और जो भी टेस्ट मैं अपलोड करूँगा उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।